नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से सभी एग्ज़ाम्स जो हिंदी साहित्य से होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, और जिसके लिए आप लोगों के लिए हम डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ला रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कितना महत्व रखता है आपकी इस तैयारी में, ये आप सभी जानते होंगे। जिनके पास नहीं है उन्हें तो जाने कितना मलाल होता होगा कि मेरे पास डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास नहीं है। तो मित्रों, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ला रहे हैं आपके लिए डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, और साथ ही इसकी पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध होगी हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही बता दूं कि जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ नेट जेआरएफ के लिए, या फिर जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा विद प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हम पर ट्रस्ट है तो आप जुड़िए और अपनी सफलता को निश्चित करिए। मैं जितनी मेहनत से तैयारी करती हूँ उतनी ही मेहनत से तैयारी कराती हूँ, जहाँ से आपकी सफलता निश्चित होती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से पढ़ने जा रहे हैं नामकरण की समस्या। किसके नामकरण की समस्या? आदिकाल के नामकरण की समस्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपभ्रंश में जो साहित्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों से बताना चाहूँगी कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे, कहाँ से पूछे जाते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, कोई भी बुक है, जब हम विस्तृत रूप से और डीपली हम तैयारी करते हैं तभी जो है हमारा सिलेक्शन निश्चित होता है। तो यहाँ पे नामकरण की समस्या जो है इसको हम देखेंगे, और आप लोग जो है इसके नोट्स और हम आपको संडे को प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और नोट्स की क्लास, ठीक है, नोट्स की क्लास जो है आपको संडे को मिलेगी, अब तक की जो क्लास है। तो प्रथम हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय 993 से 1318 तक माना था। लेकिन बता दूं, अफसोस ये है कि मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर चुकी थी और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया था, लेकिन डिलीट हो गई, अफसोस, और मुझे दोबारा ये डिलीट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल, आदिकाल जो है इसे वीर गाथा काल कहा है। क्यों कहा है? प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने देखा कि ऐसी प्रवृत्ति है इस काल में जिसे हम वीर गाथा काल कह सकते हैं। ये वीरों का काल है, वीरों की गाथाओं का काल है। उनके जो दरबारी कवि थे उन्होंने अपने जो राजा थे, जो आश्रयदाता थे, उनके श्रृंगार, उनकी वीरता का ही वर्णन किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने इसी आधार पर वीर गाथा काल नाम दे दिया आदिकाल को। लेकिन प्रचलित नाम जो है वो क्या है? आदिकाल ही है। और आदिकाल जो है हजारी प्रसाद ने कहा है कि जो ये काल है इसे हम आदिकाल कहें तभी ठीक है, और ये जो है सर्वसम्मति से मान्य भी है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने वीर गाथा काल 993 से 1318 का समय माना है, क्योंकि वे इस कालावधि में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानते हैं। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है उसमें डॉक्टर नगेंद्र जो कह रहे हैं कि हमने इस आधार पर चलकर 769 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है। मतलब 7वीं से 14वीं के शताब्दी के मध्य का समय जो है वो आदिकाल का है। उनसे वीर गाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है, अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल नाम भी उचित नहीं है। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है, अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे उसे चारण काल या प्रारंभिक काल या फिर आदिकाल कहते हैं। तो किसने चारण काल कहा, किसने प्रारंभिक काल कहा है? चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा है मिश्रबंधु ने, आदिकाल कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथ ही रसाल जो हैं इन्होंने भी आदिकाल कहा है। संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने।
सिद्ध सामंत काल कहा है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो इतने ये विद्वान हैं, इन्होंने अलग अलग विभिन्न विभिन्न नाम दिए हैं आदिकाल को। लेकिन जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप अध्ययन करते रहेंगे तो ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जो ग्रियर्सन से पूर्व जो लिखी गई हैं रचनाएं, उन्हें कवि व्रत संग्रह कहा गया है। किसके द्वारा? जो शुक्ल जी हैं उन्होंने कहा है। भक्तमाल को, 84 वैष्णव वार्ता को, 252 वैष्णव की वार्ता को, जो हैं इन सभी रचनाओं को कवि व्रत संग्रह लिखा कहा गया है, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की कोई दृष्टि नहीं है। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गार्सा दत्तासी ने इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का व्रत संग्रह लिया। अब आपको बताते हैं, अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे यही चीज़ें मिलेंगी और हो सकता है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ऑथेंटिक बुक है। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपका जो बेसिक है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की और कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ईश्वराई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम बार काल क्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें अकार आदि क्रम अपनाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि शिव सिंह सरोज जो लिखा गया है वह अकार आदि क्रम में लिखा गया। अकार आदि क्या है? तो ये एक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति अपनाई है शुक्ल जी ने। तो इसी तरीके से जो है सभी पद्धतियां हैं वो भी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो शिव सिंह सरोज है जो अकार आदि क्रम में लिखी गई है। ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन की नामकरण की समस्या जो है चलती रही। काल विभाजन जो है करके इसका जो नामकरण किया है इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन जो है, इन्होंने ही किया है। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार जो है कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन ही है। चारण काल नाम दिया है इन्होंने, और साथ ही जो राम कुमार जी हैं उन्होंने जो है संधि काल और चारण काल दोनों ही कहा है। इस काल का समय 643 तक पीछे ले गया। जो चारण काल कहा गया है इसे 643 के पीछे ले गया। पीछे मतलब बहुत पीछे जाना, ठीक है। किंतु उस समय जो है किसी भी चारण की रचना नहीं मिलती है। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी तक ही मिलती हैं। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में 643 से 1387 तक का आदिकाल माना है। इसे प्रारंभिक काल नाम दिया है। मिश्र बंधु जो है इन्होंने प्रारंभ बताया है यहाँ से 643 से 1387 तक। जो एक सामान्य संज्ञा है, उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा। इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 से 1290, चंद पूर्व की हिंदी 643 से 1143, रासो काल 1143 से 1290, उत्तर आरंभिक काल 1291 से 1387 माना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आदिकाल है इसको मिश्र बंधु ने कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? आप देखिए, पूर्व प्रारंभिक हिंदी, चंद पूर्व की हिंदी, रासोकाल और उत्तर आधुनिक हिंदी। तो ये सब नाम जो है मिश्र बंधु जी ने दिए हैं। अब हमने बात की थी कि वीर गाथा काल दिया है नाम शुक्ल जी ने। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। किसने माना? ये भी बात यहाँ पे शुक्ल जी की ही दी हुई है। तो आगे जो है अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। अब जो ये तांत्रिक किसे कहा गया था? सिद्धों को कहा गया, और बौद्ध भी उसी समय थे। तो ये सभी जो इनकी रचनाओं को सांप्रदायिक कहा है शुक्ल जी ने। समय बताया है इन्होंने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण को, लेकिन मुंज और भोज के समय को इन्होंने अभ्रंश काल माना है, जहाँ पर पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य के काव्य रचनाओं में पाया गया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत
1050 से लेकर 1375 तक है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव का जो समय है तब तक का समय मानते हैं आदिकाल का समय। अब यहाँ पे जो है धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर ही ये जो है वीर गाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट आपका जो आता है वीर गाथा काल नाम दिया है शुक्ल जी ने, ये आपको याद रखना है। निस्संदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीर गाथा काल नाम दे दिया। शुक्ल जी ने चित्तवृत्तियों के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दे दिया। उन्होंने काल विभाजन जो किया है वह चित्तवृत्तियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसको तर्क संगत कहा जा सकता है, किंतु उसकी परिधि बहुत संकीर्ण हो जाती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला वह साहित्य उससे छूट जाता है, जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो, किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता है। लेकिन क्या खुसरो और विद्यापति ने कोई विद्यापति जो वीर का गाथा नहीं लिखी है, खुसरो जो है, तो खुसरो आश्रय में तो रहे हैं, विद्यापति भी रहे हैं, लेकिन जब यहाँ का समय लिया जाता है तो ये दोनों ही छूट जाते हैं। एक दूसरी बात यह भी है कि जिन रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य माना जाता है, उनका वर्तमान रूप तो अप्रमाणिक है। अब यहाँ पे एक ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि शुक्ल जी ने जिनको अप्रमाणिक माना है, उन्हीं के आधार पर जो है वीर गाथा काल नाम दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ा जो रासो काव्य है पृथ्वीराज रासो है, उसी को उन्होंने अप्रमाणिक कहा है। फिर इन्होंने वीर गाथा काल क्यों कहा है? क्योंकि अप्रमाणिक मानते हुए फिर उसी को मान्यता देना, ये एक विषय है ऐसा जिसमें इन्होंने जो नाम दिया है प्रवृत्ति काल, मीन्स जो वीर गाथा काल और प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। फिलहाल हमें पढ़ना है और समझना है इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है। शुक्ल जी ने कहा है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। तो यहाँ पे मान है ये कि कुछ संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा भ्रंश अर्थात प्राकृताभास या प्रकृति की रूढ़ियों से बहुत कुछ वध हिंदी है। इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं भी रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते थे। उसी संदिग्ध सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, जिसे तर्क सम्मत कैसे कहा जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने भी शुक्ल जी का समर्थन किया है कि जो ये समय मानते हैं वही डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी मानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी किसका समर्थन करते हैं? तो शुक्ल जी का ही समर्थन करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, इन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दो नाम दिए हैं। किस आधार पर दिए हैं? तो इन्होंने दो खंडों में विभाजित किया है। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है, भाषा के आधार पर है, और दूसरा वर्ग के आधार पर है। दोनों ही काल अपना अपना महत्व रखते हैं। नामकरण के संबंध में उनके मत निराधार हैं। राहुल जी जो हैं, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो ये भी दो वर्गों की ओर संकेत करता है, एक तो सिद्ध हैं, दूसरे सामंत हैं। जबकि सामंत रचना प्रेरक थे और सिद्ध स्वयं रचनाकार थे। ये संयोग भी तर्क सम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी उपेक्षा करता है। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम से में समावेश नहीं होता है। विश्वनाथ प्रसाद जो हैं मिश्र, इन्होंने वीर काल नाम दिया है। शुक्ल जी के नाम का रूपांतर ही है, जो नवीनता से चौंकाता तो है परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता है। इन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया है कि क्यों ये ले रहे हैं ये नाम। इन्होंने ऐसा लगता है कि कॉपी कर लिया है और थोड़ा गाथा हटाकर सिर्फ वीर काल दे दिया है। होते हैं कुछ लोग ना, तो इन्होंने जो है कॉपी किया और वीर काल नाम दे दिया, लेकिन इनके पास कोई ऑथेंटिक तथ्य नहीं था जो ये बताते कि ये क्यों ये नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है, उन्होंने भी आदिकाल को स्वीकार किया है और आदिकाल नाम दिया है हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नाम छूटे हुए हैं, जैसे
आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने महावीर वपन काल नाम दिया है आदिकाल को। तो फ्रेंड, मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगी जिसमें उन नामों को ऐड कर लूँगी जो लोग इसमें नहीं दिए गए हैं। ओके, तो अब ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे भाषा, भाव, विचार और शिल्प के आधार पर आदिकाल ही सबसे उपयुक्त नाम माना गया है। तो अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने नामकरण पढ़ा है आदिकाल का। अब हम अपभ्रंश, साहित्य और पृष्ठभूमि और प्रभाव पढ़ेंगे कि साहित्य जो है, अपभ्रंश का साहित्य जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखा जाता है, कैसा है। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आदिकाल में हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों ही रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन हैं यहाँ पे जो रचनाकार हैं अपभ्रंश साहित्य के, तो शंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, गाइल हैं, कनकामर हैं, अब्दुल रहमान हैं जिन्हें आधमार नाम से भी जाना जाता है, जिंदत सूरी हैं, जुएंदु हैं, राम सिंह हैं, लक्ष्मीचंद, देवसेन, लुई, सिद्ध भुसुक हैं, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेंटिया, महीधर, कवलांबरपाद जो अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। कवि स्वयंभू जो है इन्हें प्रथम कवि माना है किसने, तो इन्हें माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, जिन्होंने इनका समय 783 माना है। उनमें उनके जन्म एवं मूल्यांकन, जन्म स्थान आदि के संबंध में कुछ भी विदित नहीं हो सकता, लेकिन इन्हें जो है कर्नाटक का माना जाता है। कर्नाटक जो दक्षिण भारत में राज्य है, तो ये जो है कर्नाटक के माने जाते हैं। अब पहुंचरियु इनकी रचना है, रिट्मेचरियु, स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। पहुंचरियु जो है इनका अपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और साथ ही जो है इसमें जो है आपका राम जो है इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, मुनींद्र उपदेश देते हैं और राग से दूर दूर तक कोई भी राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियाँ सर्वत्र प्रधान रही हैं। तो यहाँ पे जो है स्वयंभू जी हैं जो उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्वयंभू जो है इनको प्रथम कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे पुष्पदंत। तो पुष्पदंत को प्रथम कवि माना है किसने, शिव सिंह सेंगर ने। तो हमने आपको बताया था कि ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जैसे स्वयं राम भूपराय ये जो शंभू हो गए। पुष्पदंत के ऊपर शिव जी के ऊपर जो है पुष्प अर्पित हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये शैव थे, ठीक है, किंतु बाद में अब यहाँ पे जो स्वयंभू है ये वैष्णव में आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने रामचरित का जो है वर्णन किया है। लेकिन पुष्पदंत जो है ये जो है इन्होंने ये शैव पुराण में आते हैं क्योंकि इन्होंने शैव दर्शन में आते हैं। इन्होंने महापुराण, अणय कुमार चरयु तथा जसर चरयु नामक रचनाएं लिखी हैं और धार्मिक उद्देश्य से इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। महापुराण लिखा है इन्होंने। तो और ये जिन भक्त से प्रभावित थे और पहले ये शैव थे, फिर बाद में ये जैन हुए हैं, ठीक है। जो पुष्पदंत हैं पहले ये शैव थे, बाद में ये जैन हो गए हैं। तो इन्होंने इनकी जो कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन किया है। और ये पंक्ति आप देख सकते हैं कि इनकी जो भाषा है किस टाइप की है। देखिए, पौ तड़ी वड़न पंडी वे डायल रुज्जी सो दाउड़े रचिए मत मोर कल कल रब पुरिम सबल काड़। तो ये पंक्ति जो है अपभ्रंश साहित्य से ली गई है, जो पुष्पदंत के द्वारा दी गई है। पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की गई है। इन्होंने साहित्य को धार्मिक भाव से निखारा है। महापुराण के प्रथम अध्याय में इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भैरव राजा को की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसी के लिए ये जो है महापुराण लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो पुष्पदंत हैं उनका जो साहित्य है वो धार्मिक है।
फिर आते हैं अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो हैं धनपाल जी हैं, जिनका समय 10वीं सदी माना जाता है। इन्होंने रचना लिखी है भविष्यत कहा, और भविष्यत कहा जो है मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसमें एक वणिक की कथा है, और जो धनपाल हैं ये चरित काव्यों की एक नई कड़ी में आते हैं, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। तो यहाँ पे ये धनपाल जो है भविष्यत कहा लिखा है, वणिक की एक रचना है, एक वणिक पर आधारित है इनकी रचना, ये भविष्यत कहा। नेक्स्ट आते हैं आपके अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुर रहमान, जिन्हें अद्यमाण भी कहा जाता है। इन्होंने संदेश रासक लिखा है, और कहीं पे ये 13वीं सदी माने जाते हैं, और कहीं पे ये 12वीं सदी में माना जाता है इनको। तो संदेश रासक एक वियोग जो है वियोग काव्य है, और इसमें जो है ये एक खंड काव्य है, ये आपको याद रखना है। देखिए जो संदेश रासक है, एक तो वियोग काव्य है, दूसरा खंड काव्य है, 12वीं सदी में लिखा गया है, चौथा नक्सिक वर्णन किया गया है, और अब्दुर रहमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं जिनदत्त सूरी, जिनका समय 12वीं सदी माना जाता है। इन्होंने उपदेश रसायन नाम का एक जो है ग्रंथ दिया है। 80 पद्यों का ये नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल को ही कहा जाता है। इसमें जो उपदेश रसायन है एक जो है नृत्य गीत है, इसमें लिखे हैं, 12वीं सदी इसका समय है। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखा हमने। अब हम देखेंगे कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चल रही थी। कुछ कवि कोश हैं के रूप में दोहा काव्य लिखते थे, और कुछ फुटकर रूप में जयेंदु नामक कवि को 6वीं शताब्दी की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। जयेंद्र जो है इनकी जो रचना है परमात्म प्रकाश तथा योगसार, इन्हीं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अपभ्रंश की किन रचनाओं से दोहा काव्य की का प्रारंभ होता है। तो परमात्म प्रकाश और योगसार जो जयेंद्र हैं इनका समय 6वीं शताब्दी है, इन्हीं से माना जाता है। फिर आती है आपके जो है राम सिंह की 11वीं सदी में लिखी गई है रचना पाहुड़ दोहा, राम सिंह के द्वारा 11वीं सदी में। देखिए समय भी बहुत अच्छा है, जो आपके क्रम वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक हैं, जो आपको जो है आपकी सफलता की और निकट लेके जाएंगी। तो ये था। आगे हम देखेंगे। देखिए पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह का है, 11वीं सदी का है। दूसरा आता है, अब हम पढ़ेंगे आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। आदिकाल में कौन सी सामग्री उपलब्ध थी? देखिए ये 2 तरह की सामग्री देखी गई है। रामचंद्र शुक्ल ने इस तरीके से लिखा है, उन्होंने भी अलग अलग दी हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में इस टाइप से लिखी हैं। एक तो है आपकी अपभ्रंश से प्रभावित, और दूसरी है अपभ्रंश से मुक्त। तो अपभ्रंश से प्रभावित कौन कौन सी है इन्हें देख लेते हैं, और अपभ्रंश से मुक्त कौन कौन सी है उन्हें भी देख लेते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के 2 रूप हैं। प्रथम वर्ग में वे रचनाएँ आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। और द्वितीय प्रकार की रचनाएं वे हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। अब पहले हम अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं देख लेते हैं। जो सिद्ध साहित्य है, श्रावकाचार्य है, देवसेन का नाथ साहित्य है, राउलवेल गद्य पद्य में जो चंपू काव्य लिखा गया है प्रथम शिलांकित काव्य है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है गद्य में लिखा गया है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, हमीर रासो है, वर्ण रत्नाकर है जो गद्य में लिखा गया है। ये सभी जो है अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 8 रचनाएं हैं जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने 8 रचनाएं जो हैं ये अपभ्रंश से प्रभावित मानी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 13 रचनाएं हैं जिन्हें अपभ्रंश से मुक्त माना है आदिकाल की। प्रथम खुमार रासो, ढोला मारूरा दुहा, विसल देव रासो, पृथ्वीरा रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसतंत्रिका, चंदनवाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी, नेमिनाथ रास, और वसंत विलास और खुसरो की पहलियाँ। तो ये जो है उपलब्ध सामग्री है आदिकाल की। एक है अपभ्रंश युक्त, दूसरी है अपभ्रंश मुक्त। ठीक है, दोनों ही अलग अलग समझी हैं हमने। अब हम इनकी प्रामाणिकता को देख लेते हैं एक बार। उपयुक्त रचनाओं में से निम्न जो रचनाएं हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध रही है, जैसे हमीर रासो, खुमार रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीरा रासो, परमाल रासो। इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। सिर्फ इसमें जो प्राकृत पैंगलम नामक आपने रचना पढ़ी होगी उसमें 8 छंद लिखे गए हैं, उन्हीं के आधार पर इसकी कल्पना की जा रही है। फिर आती है आपकी विसल देव रासो, परमाल रासो, ये गेय काव्य हैं।
पृथ्वी रारासो के जो संस्करण है 4 संस्करणों में लिखी गई है ये पृथ्वी रारासो। इसका सबसे छोटा संस्करण जो है वह है चौथा संस्करण। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हस्तलिखित रूप में मिलती है, लेकिन ये पर्याप्त मिलती है, अपर्याप्त मिलती है इसका जो, क्योंकि इसका जो पद जैसे कहीं प्रतियां रखी हैं तो कहीं मिली हैं हस्तलिखित, तो इस तरीके से ये जो है इनका कोई आकार नहीं है, आकार इनका बढ़ता जाता है या घटता जाता है। जब अप्रमाणिक घोषित कर दी जाती है तो घट जाता है, प्रमाणिक सिद्ध की जाती है तो बढ़ जाता है। खुमार रासों के आकार में भी समय समय पर वृद्धि होती रहती है तथा छेपक जुड़ते चले गए हैं। अतः रासो ग्रंथ के वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्रायः लगाया भी जाता है, किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि ये सभी रासो ग्रंथ सर्वांश में न तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और न अप्रामाणिक हैं। निश्चय ही इन सब की रचना आदिकाल में हुई थी। धीरे धीरे इनके आकार एवं रूप में परिवर्तन हो गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने देखी है यहाँ पे अपभ्रंश साहित्य की जो प्रामाणिकता है। अब हम जो है लास्ट में देखने जा रहे हैं ग्रहण और त्याज्य। किसको हम ग्रहण करें, किसको त्याज्य माने। देखिए सभी रचनाएं पढ़नी है हमको, सभी किसी को त्याज्य नहीं कर सकते। एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। तो हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया है उनके विषय में हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। हम न तो शुद्ध अपभ्रंश को, पौंचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण, जसरचर्यु, भविष्यत का, संदेश राशक आदि को हिंदी की रचना स्वीकार करना उचित समझते हैं, और न हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, राउरविल, भारतेश्वर, बाहुबली रास आदि उन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के बाहर रखना ही अन्यायोचित मानते हैं, जिनमें अपभ्रंश भाषा मात्र एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। इसी प्रकार हमारी दृष्टि में पृथ्वी रासो, परमाल रासो आदि वे रासो ग्रंथ भी आदिकाल की सीमा से त्याज्य नहीं है, जो मूलतः पूर्व पीठिका में लिखे गए हैं। तो मित्रों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जानी है। नामकरण जाना है आदिकाल का, जो साहित्य है आदिकाल का उसको पढ़ा है, जो कवि हैं उनको पढ़ा है। तो इस क्लास, आई होप ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और समझ में भी आई होगी। तो इस क्लास को यहीं पे इन करेंगे, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डेली जो हमारा क्विज आता है 2020 क्वेश्चन का, जिसका समय है 1 बजे से 3 बजे, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य। आप लोग आइए, जुड़िए और अपना स्कोर शेयर करिए, हमारे चैनल के विनर बनिए। जो हमें 10 कमेंट मिलते हैं प्रथम, उनको हम सम्मिलित करते हैं। तो मित्रों ये क्लास आपको कैसी लगी। हमारे बहुत सारे सीनियर लोग भी जुड़ चुके हैं, सीनियर हमारे हैं वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे जूनियर हैं वो भी जुड़े हैं। तो आप सभी लोग जो है अगर हमारा वर्क पसंद कर रहे हैं तो हमारा साथ दीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मित्रों एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को ज़रूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। 28 मिनट की क्लास बन चुकी है और ज़्यादा समय नहीं लगा है इसको पढ़ने के लिए। अगर हम 40 मिनट लें तब भी कम रहेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जो बता रहे हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपको जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो मिल जाएं। ओके, तो चलते हैं, इन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।